brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। बात करते हैं 7 लोगों की जो मौत हुई। कल हमने इस पर एक वीडियो बनाई थी और आपको इनसाइड स्टोरी बताई थी। इसमें आगे क्या डेवलपमेंट है आपको बता दूं। 2 सुसाइड नोट मिले थे, एक नहीं मिला था। ये एक बड़ा खुलासा इसमें हुआ है। ये पता चला है कि एक सुसाइड नोट डैशबोर्ड में था, जबकि जो दूसरा सुसाइड नोट था वो बैग के अंदर था। दोनों की हैंडराइटिंग का मिलान हो रहा है। ये किसने दोनों सुसाइड नोट लिखे और इसमें क्या लिखा गया था, आपको पूरी डिटेल देता हूं। दरअसल अब इस मामले में डीसीपी जो क्राइम है अमित दहिया का बयान है। उनका कहना है कि 2 सुसाइड नोट मिले हैं। शुरुआती तौर पर यह मामला आर्थिक बदहाली, भारी कर्ज और मानसिक तनाव का नतीजा लग रहा है, ऐसा उन्होंने कहा है। लेकिन प्रवेश, उन्होंने जो 2 सुसाइड मिलना नोट मिला उन्होंने, क्योंकि ना एक सुसाइड नोट उन्होंने बहुत पहले लिख के रखा था और पुलिस ऐसा मान के चल रही है उन्होंने पहले अटेम्प्ट किया था। वो अटेम्प्ट में उन्हें लग रहा था सक्सेस नहीं मिला या वो अटेम्प्ट कर नहीं पाए। उसके बाद उन्होंने दूसरा जो सुसाइड नोट लिखा था ये हाल ही में लिखा हुआ है, लेकिन अब उस दोनों की हैंडराइटिंग मैच हो रही है क्योंकि जो इंक का कलर है वो ऐसा कहा जा रहा है, जो रिपोर्ट्स है उसके हिसाब से दोनों सेम नहीं है, लेकिन दोनों अलग अलग है। मतलब कलर फॉरेंसिक जांच मतलब देखने से एक पता चलता है ना चिराग जी। अब देखिए जो पहले जो सुसाइड नोट है उसमें क्या लिखा गया, उसमें लिखा है आर्थिक संकट को मेन रीजन बनाया गया है कि उन्होंने अपनी जान ले ली। मुख्य कारण वही है, करोड़ों का कर्ज था और करोड़ों के कर्ज में वो डूब चुके थे। उन्हें कोई सहारा नहीं मिल रहा था, ना ही बैंक से राहत मिल रही थी, ना रिश्तेदार मदद कर रहे थे। 1 मिनट, इसमें मैं रोकना चाहूंगा। ना बैंकों से राहत मिल रही थी। बिल्कुल। बैंक किस तरह की राहत इस केस में दे सकते थे, ये सोचने वाली बात है। क्या उन्होंने बैंक से कोई लोन मांगा था ये कर्ज उतारने के लिए? पहली बात। दूसरी बात, रिश्तेदारों ने कोई मदद नहीं की, यानी कोई ऐसा उनका रिलेटिव नहीं आया जिन्होंने कहा कि मैं आपका ये कैश जो आप कर्जे में मैं पैसा दे देता हूं। तीसरी बात उन्होंने लिखी, हमने बहुत कोशिश की, बहुत हाथ पैर मार, लेकिन कहीं से कोई उम्मीद की किरण नहीं मिली और अब जीवन से लड़ने की ताकत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और अब वही मैच किया जा रहा है और हैंडराइटिंग और भाषा की तुलना तो अब देखिए फॉरेंसिक डिपार्टमेंट ही करेगी कि किसने लिखा है, कब लिखा गया है और कितने टाइम पुराना ये लेटर है, नोट है। अब देखिए पूरा सोमवार की रात को होता है, ये देर रात का पूरा मामला है। पंचकुला के सेक्टर 27 में इनकी गाड़ी मिलती। गाड़ी में जो 7 लोग हैं वो होते हैं और मृत हालत में होते हैं। जिसमें से जो प्रवीण है, जो घर का मुखिया है, प्रवीण मित्तल, जिसके ऊपर एक कर्ज बताया जा रहा है, वो थोड़ा होश में होता है। और वो जो पंचकुला के सेक्टर 27 के 2 लड़के थे, वो उन्हें देखते, उनसे बात करते, वो जाते आते बोलते कि किसी ने मेरी मदद नहीं की और मैं इतनी बुरी तरह से कर्ज में फंस चुका हूँ कि अब मुझसे उससे रास्ता नहीं दिख रहा था निकलने का, इसलिए मैंने एक कदम उठाया। और उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल लेके जाए थे, तो हॉस्पिटल में जहाँ वो अपना दम तोड़ देते हैं। चिराग जी देखिए ये गए कहाँ थे? ये वैसे तो कुछ दिनों से देहरादून के रहने वाले थे, मतलब रहने वाले तो आप देखें तो शुरुआत से देखें तो हिसार के, हिसार से ये हरियाणा में फिर रहते, कुछ टाइम चंडीगढ़ के पास पंचकुला में, ये चले जाते हैं देहरादून। देहरादून में टैक्सी चलाते हैं, वहाँ एक छोटा सा ये टूर्स एंड ट्रैवल्स का बिजनेस भी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये पहले स्क्रैप कारोबारी थे। आपको देखिए स्क्रैप कारोबारी में इन्होंने करोड़ों का नुकसान हुआ। उसके बाद इनके 2 घर थे, दोनों घर। प्रवेश, ये जानकारी निकलकर सामने आई है कि जो स्क्रैप कारोबार इनका था, नुकसान किस तरह से हुआ, कितना बड़ा ये बिजनेस था, इनका टर्नओवर क्या था? देखिए हिमाचल के बद्दी में ये बिजनेस था इनका, और वो जो फैक्ट्री है पूरी तरह से इनकी एकदम इन्होंने कर्ज लिया था बैंक से, लेकिन इनको प्रॉफिट नहीं हो रहा था बिजनेस पे। वो उल्टा इनका जो बिजनेस है वो ठप होते जा रहा था। तो लोन भर नहीं पा रहे थे, ना उसका वो भर पा रहे थे, EMI नहीं भर पा रहे थे, ना उसका वो भर पा रहे थे, हफ्ता भर पा रहे थे। अब क्या हो रहा था कि ये सब चीज़ों के बावजूद अब बैंक उनके दोनों घर को कब्जा ली। मतलब अब पैसा नहीं भरोगे तो बैंक आपके जो आप पता लगा है कि बैंक ने 2 फ्लैट्स, एक फैक्ट्री और जितने व्हीकल्स थे सब ले लिया। अब ये थक हार के इन्होंने पंचकुला में बहुत से लोगों से उधार ले रखा था और फिर अब वो इन्होंने छोड़ दिया। 12 साल से ये बताते हैं 5 साल गायब भी रहे, किसी से टच में नहीं रहे, क्योंकि उधार बहुत ज्यादा था और लोग तकादा बहुत कर रहे थे। हाँ, लोग इन्हें ढूंढ रहे थे। फिर ये चले जाते हैं देहरादून में वापस से नई लाइफ एक तरह से कहिए कि स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब जिसे आदत हो गई है थोड़ी सी और कर्जा तो है ही सर पे, पुलिस भी ढूंढेगी आपको, बैंक भी आपके खिलाफ। और एक चीज और भी प्रवेश सामने आई कि जो लेनदार थे वो इनको कहीं ना कहीं से इनका फोन नंबर जुगाड़ लिया था, इनकी लोकेशन पता चल गई थी और उसके बाद इनको धमकाया भी जा रहा था। बिल्कुल, ये भी सुनने में आया, लेकिन अभी इसमें कितनी सच्चाई अभी ये नहीं पता है, क्योंकि ये उनके परिवार वाले कह रहे हैं, जो इनके कजिन्स है। वही इनके कजिन्स का
ये भी कहना है कि हमें नहीं पता था ये इतने टेंशन में, तो अब उनकी दोनों बातों में मुझे कॉन्ट्रडिक्ट लग रहा है कि या तो पता होगा मदद नहीं कर रहे होंगे, या तो अब बोल रहे हैं सामने आके कि हमें नहीं पता था। तो दोनों चीज़ में कॉन्ट्रडिक्ट है। मैं एक और चीज़ कहता हूँ, तभी देहरादून में रह रहे तो ये गाड़ी चलाना शुरू कर दिया था इन्होंने, टैक्सी चला रहे, तो टैक्सी से इनको थोड़ी बहुत कमाई हो रही थी। अपने दोनों बच्चों को इन्होंने सरकारी स्कूल में डाल दिया था। वहाँ पड़ोस में ही इनका एक नेगी करके इनके एक दोस्त बने थे, जिन्होंने इन्हें फाइनेंस में गाड़ी दिलवाई थी। इन्होंने बोला था कि फाइनेंस में तुम गाड़ी ले लो, गाड़ी चलाओ यार, गाड़ी चला के तुम अपने घर का पालन पोषण ये सब कर सकते हो। क्योंकि सोचिए एक स्क्रैप कारोबारी जिसके ऊपर 20 करोड़ का लोन हो, उसकी लैविश लाइफस्टाइल तो होगी। अब वो सारी चीज़ें छोड़कर टैक्सी चला रहा है और परिवार को पाल रहा है, मतलब उनकी बीवी है और बच्चे हैं 3, इसके अलावा उनके माँ बाप हैं। और सबसे बड़ी बात ये सोचिए, इन लॉज जो वाइफ के जो मायके वाले थे, क्या उन्होंने कोई मदद वगैरह नहीं करी, या कुछ सिचुएशन ऐसी थी, कोई भाई चिराग जी, जब पैसा इतना बड़ा अमाउंट होता है ना, तो बहुत लोग मदद करना चाहते भी हैं, लेकिन जब जहाँ बात आ जाती है पैसे की ना, तो बहुत लोग मॉनेटरी रूप से इतने कैपेबल नहीं होते हैं। वो आपका डिसीजन है। अगर मिडिल क्लास फैमिली से, आपके सराउंडिंग में सब जो आपके रिलेटिव्स हैं वो मिडिल क्लास हैं, लेकिन आपने कोई रिस्क लेके कोई बिजनेस किया और आप बड़े हो गए और फिर उसके बाद आपका लॉस हुआ, तो आपकी कैसे कोई मदद कर पाएगा? देखिए कई बार ये भी केसेस में सामने बहुत आते हैं, बार कई बार मैं देखा है रिश्तेदारी में बहुत होता है कि भाई आपने जब आपका पीक टाइम था तब आपने भी तो हमें नहीं पूछा। बहुत बार होता है, और ये रियलिटी है। सिर्फ रिलेटिव्स में नहीं, दोस्ती यारी हर चीज़ में। बहुत कभी कभी किसी को अंदर इतना घमंड आ जाता है कि वो जब अपने पीक पे होता है तो उसे आसपास के लोग दिखाई नहीं देते, और उस घमंड में वो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी कर देता है। मैं इनकी बात नहीं कर रहा, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ। अब आप कह रहे हैं कि इनके कभी कभी पैसे की जब बात आती है तो चिराग जी बहुत लोग हाथ पीछे खींच लेते, क्योंकि आजकल हर दूसरा आदमी पैसे को लेकर परेशान है। हाँ, आप ऐसे कर लीजिए, मोरल सपोर्ट, आप उसके साथ बैठ के बात कर लीजिए, आप उससे सॉल्यूशन बता सकते, लेकिन जहाँ बात आ जाती है पैसे की मदद करने के लिए, बहुत सारे लोग पीछे हट जाते हैं। और 20 करोड़ रुपया कोई छोटा अमाउंट नहीं है। या तो उनका उठना बैठना उस तरह के लोगों के साथ होता, बिजनेसमैन के लोगों के साथ होता, तो माइट भी एक बिजनेसमैन की हेल्प कर देता। अखबार में खबर छपी, उसका हेडिंग मुझे बड़ी अच्छी लग रही है, 20 करोड़ कर्ज, आज तक में छपी है, 5 साल से अंडरग्राउंड, कार में 7 लोगों के मौत की क्या कहानी। आप सोचिए 5 साल आप अंडरग्राउंड रह रहे हैं। ये तो वही सिचुएशन है कि मैं अभी कल एक सीरीज देख रहा था जिसमें ओसामा बिन लादेन को ढूंढा था जब अमेरिका ने, हाँ, 15 साल से। तो कैसे अंडरग्राउंड कोई बंदा 5 साल में। अंडरग्राउंड मतलब चिराग जी अपना एरिया छोड़ दो, अपना मोबाइल फोन्स बंद कर दिया इन्होंने, नया नंबर ले लिया, एक नई जिंदगी की शुरुआत की। अगर आप किसी से कांटेक्ट में ही नहीं है तो मतलब आप एक तरह से अंडरग्राउंड ही हो गए ना, उसको अंडरग्राउंड ही कहा जाता है। तो ये किसी से कांटेक्ट नहीं था क्योंकि प्रेशर इतना फिर क्यों आ रही है कि इनको धमकाया जा रहा था? इसका मतलब इनका नंबर मिल गया होगा या किसी इनके रिश्तेदार। लेकिन ये बात में कितनी सच्चाई है, ये तो सुसाइड नोट में जो लिखा होगा, नोट में जो लिखा है उसी से पता। हाँ, ये थोड़ा, ये वही मुझे लग रहा है। मैं जो स्पेकुलेशन, जो हमारी स्पेकुलेशन है, जो पुलिस की थ्योरी बता रही है कि माइट भी ऐसा हो सकता है इन्होंने पहले लिखा हो और उस टाइम इन्होंने कोशिश की हो, लेकिन वो सक्सेस ना हो और उन्होंने वो डायरी में रख दी। फिर एक इन्होंने उस दिन एट अ टाइम डिसाइड किया और लिखा हो, और उसके बाद ये अटेम्प्ट किया, नहीं करने के बाद नहीं, अटेम्प्ट पहले लिखा हो फिर अटेम्प्ट किया हो। और अब जो तीसरी चीज़ है कि कुछ फिशी भी हो सकता है, शायद परिवार वाले रेडी ना हो तो इन्होंने पहले से लिख के रखा हो, और इट माइट बी मर्डर। ये मर्डर के बाद ये मौत का खेल हो सकता है। हाँ, क्योंकि ये मर्डर हो सकता है। मर्डर मतलब जो मित्तल हैं, प्रवीण मित्तल, शायद उन्होंने अपने बच्चों को कन्विंस ना किया उनको छुपके से उनके खाने। लेकिन बहुत बार मैंने ऐसे केसेस देखे, ये देखिए पहला केस नहीं है, मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे। तो जब उनका पक्ष लिया गया ना, या उन्होंने लिखा ना, तो नोट में एक चीज़ बड़ी कॉमन थी, मैं नहीं चाहता था कि मेरे बाद मेरे बच्चे सफ़र करें। ऐसा ही एक केस हुआ था भोपाल में, बहुत सारे ऐसे केसेस। तो उसमें मैंने देखा ही कि कोई जानबूझकर, कोई अपने जिगर के टुकड़े से इतना ज़्यादा प्यार करता है तो कोई जानबूझकर उनको मारने को नहीं सोचेगा। मतलब एक काउंटर को क्वेश्चन भी है कि भाई ऐसे कौन करता है? ये तो बहुत जो लोग, हाँ, मैं कह रहा हूँ कि जो लोग, जो मैं चिराग जी, अगर मारा हो तो, हाँ, मैं चिराग जी, देखो मारा ही है, वो अगर तैयार भी हो गए तो भी मारना ही ना। आप उसको कन्विंस कर रहे हो ना, आप उसको कन्विंस कर रहे हो ना मारने के लिए, मतलब अपनी जान लेने के लिए। देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ लोग सिचुएशन से निकल जाते हैं। कहानी है ना, मुझे लगता है ये सिर्फ कहानी ये नहीं है कि 7 लोगों की जान चली गई। कहानी है आपकी लेविश लाइफस्टाइल की। आप रिस्क लेके बहुत मोटा बिजनेस कर रहे हैं, बैंकों से उधार ले रहे हैं, फिर आपका बिजनेस समहाउ चल नहीं रहा, फिर आप कर्जे में आ गए, फिर आप वो कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं, फिर आप भाग गए, फिर आप अंडरग्राउंड जिंदगी जी रहे हैं, फिर उसके रिपरकशन आपके ऊपर है कि लोग धमका रहे हैं, और फिर सिचुएशन ये आ रही है कि आप थक हार गए। आपने, आपका जो एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था वो था कि आप होटलों में जाते थे, बड़े बड़े पार्टियाज करते थे, लेकिन एक सिचुएशन ऐसे आ गई, आप टैक्सी चलानी पड़ रही है, आपके पास खाने तक को पैसे नहीं है, बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो ये मुझे लगता है एक समाज की एक
ये सिर्फ एक क्राइम नहीं है, ये समाज की पिक्चर भी शो करता है, एक सोशियोलॉजी भी इसको कहा जा सकता है। मुझे लगता है कि आपको लग रहा है कि थोड़ा आपका डाउनफॉल है, तो आपको संभलना बहुत ज़रूरी है और आपको ना रियलिटी एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग रियलिटी एक्सेप्ट नहीं कर पाते चिराग जी, और वो जब रियलिटी एक्सेप्ट नहीं करते ना, ये किसी के साथ भी सिचुएशन हो सकती है। मैं सिर्फ नहीं कह रहा हूँ कि प्रवीण मित्तल, इसमें कोई भी हो सकता है और वो हर कोई हो सकता है। और अपने दोस्तों तो के इसका मतलब क्या प्रवेश, रिस्क ना ले जीवन में? लेना चाहिए रिस्क भी। देखिए ये सब ना कहीं कहा बात है, इस पर कोई थ्योरी नहीं है। मैं बोल दूंगा लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, ये आप पर निर्भर करता है, ये सामने वाले पर निर्भर करता है कि आपको पता चल रहा है। कई लोग कह रहे हैं रिस्क लेना चाहिए, कई लोग कहते हैं कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए, कई लोग कहते हैं रिस्क बिल्कुल लेना चाहिए, फिर तरक्की कैसे होगी? मैं कहता हूँ रिस्क लो, कुछ भी करना है करो, लेकिन अपनी जान मत लो। मैं कहना चाहूँ क्या होता अगर ये नहीं भर पाते तो इनको जेल होती, लेकिन इनका परिवार सेफ रहता, शायद इनके बच्चे पढ़ते लिखते पैसा जमा करते, ये 7 साल बाद जेल से आ जाते, 7 साल की सजा होती। इनके घर वालों को लालन पालन कौन करता? अरे करते, सर्वाइव करते, कैसे करते? उनकी वाइफ कुछ ना कुछ कर सकती, उनके बच्चे आगे पढ़ लिख के कुछ ना कुछ कर सकते। बहुत छोटे थे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पति एक्सपायर हो जाते हैं। मैं बोल रहा हूँ जिनके पति, एकदम हार्श रियलिटी, उनके पति एक्सपायर हो जाते हैं। क्या औरतें मेहनत नहीं करती? मेहनत करती, अपने बच्चों को पालती हैं। ऐसा थोड़ी है कि आपकी गलती की सजा पूरा घर भुगतेगा। सही बात है। और एक चीज और भी है प्रवेश, इसमें सबसे है ये जो डिसीजन घर में किसी ने तो लिया होगा, हो सकता है कई बार ऐसा होता है फादर मना करते हैं, नहीं बेटे इतना बड़ा डिसीजन मत लो, कल को पैसे भरने पड़ जाएंगे, कई बार एडवाइस करते हैं। और मुझे लगता है कि मुझे लगता है प्रवीण मित्तल ही इसमें पूरा वो शख्स है जिसने ये इतना बड़ा रिस्क कैपेसिटी ली। हाँ, अब उसकी तो हम उस समय की मेंटल स्ट्रेस को नहीं समझ सकते, क्योंकि बिजनेस तो घर का जो हेड होगा वही लेगा ना चिराग जी, जो बिजनेस कर रहा है वही लेगा, बाकी घर की। हाँ देखिए, जब तक पैसा आ रहा था तो वो पैसे, मतलब ऐश का मतलब वो लाइफ भी जी रहे थे। लेकिन मुझे नहीं लगता पेरेंट्स कहीं ना कहीं रेडी हो जाते, कोई भी रेडी नहीं होगा। सब बोलते होंगे लास्ट समय तक कि यार तू टेंशन मत लेना, हम लोग कुछ ना कुछ जुगाड़ ढूंढ लेंगे, और उनके पास और भी तरीके थे। मैंने कई ऐसी भी फैमिलीज देखी हैं जिनमें लोग ये कहते हैं, पेरेंट में कई बार क्लैशेस भी होते हैं, मतलब बच्चे में। और मैं सुनो एक बेस्ट एग्जांपल, अभी मैं दिल्ली हाई कोर्ट गया था, ये करकोडोमा कोर्ट, तो वहाँ मुझे एक फैमिली मिली थी। वो जो लड़का है उसके ऊपर कम उम्र में 25 लाख का कर्ज वगैरह था, और झोल झाल करके वो जेल गया था। पूरी फैमिली आई थी तारीख पे, और उसके पापा काम कर रहे थे। वो मैंने उनसे बात की, मैंने पूछा कि, और ये मैं एकदम रियल इंसिडेंट बता रहा हूँ क्योंकि वकील जो नोन थे, मैंने बोला भैया क्या केस है इनका? तो बोलते अरे इन्होंने ऐसा किया कम एज में, अब पिता रिटायर हो गए थे, वापस जॉब कर रहे हैं और उनका केस लड़ रहे बेटे का। तो ऐसे नहीं हारना होता है, मतलब बहुत लड़ रहे केस, क्या होगा? उनको सजा ही होगी ना, जो उन्होंने किया उसकी सजा तो मिलेगी। किसी का भी पैसा है, पैसा तो पैसा है। चलिए 3 साल 7 साल बाद आते हैं, तब तक आपके बेटे 14-15 साल के हो जाते हैं, नहीं 14 नहीं, मुझे लगता है 20 साल के हो जाते हैं, अपने पैर पे कुछ ना कुछ तो खड़ा कर लेते। इंसान के पास अगर 2 हाथ और 2 पैर है और वो अपने करने की इच्छा रखता है मन से कि मैं कुछ जॉब कर सकता हूँ, 25,000 कमा सकता है। उस सिचुएशन में आपके ऊपर या तो 1-2 लाख की बात नहीं थी, 20 करोड़ बहुत बड़ा। मैं क्या कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, अगर उन 20 करोड़ का अमाउंट है वो नहीं भी देते तो उनके ऊपर केस ही चलता, वो जेल ही जाते ना। और आप तो ये हमने आपके किए की सजा आप भुगतते, आप जेल चले जाते। आप इतना कैपेबल रहते कि चलो मैं जेल जाऊंगा, तुम लोग मेरे बिना सर्वाइवल का देख लेना, हाँ तुम लोग नौकरी कर लेना, तुम ये कर लेना। सरकारी स्कूल में तो डाल ही दिया था, आदमी खर्चा निकालने के लिए 30,000 में निकाल सकता है, 15,000 में भी निकाल सकता है। तो डिपेंड है आपकी लाइफस्टाइल कैसी है। तो ये अगर वो मान लेते खुद को दोषी, इनका परिवार तो इसमें इन्वॉल्व नहीं था, पूरे परिवार को इन्वॉल्व करने की। एक शख्स ने गलती की होगी, इतना बड़ा लोन ले लिया, इतना बड़ा अमाउंट का लोन ले लिया, और उसके बाद ये डाउनफॉल शुरू हो गया। उसकी खामियाजा वो बेचारे बच्चों ने भुगता और दूसरे लोगों ने भुगता। खैर होता तो यही है, भुगतते तो सारे ही हैं, डिसीजन घर का एक मुखिया लेता है। खैर अगर ये डिसीजन सही जाता तो शायद वो एंजॉय भी करते इस चीज़ को, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हुआ उल्टा। भगवान की बात नहीं करूंगा, मुझे लगता है कि लेकिन जान लेना अपने आप में कोई सोल्यूशन नहीं है। पास ऐसी आपको लग रहा है आप ऐसे सिचुएशन में हो ना, तो आप बात कीजिए यार, आसपास में लोगों से बात कीजिए, अपने नए दोस्तों से बात कीजिए। ऐसे लोगों को दोस्त भी बनाइए कि जो आपके दुख की घड़ी में आपके साथ खड़ा हो, क्योंकि अकेला आदमी भागता तो बहुत तेजी से है, लेकिन जब वो आसपास देखता है तो उसके पास कोई नहीं होता, तब उसे अकेलापन फील होता है। तो अपने दोस्त, घर वालों और फैमिली, इन सबको बड़ा इन्वॉल्व रखिए आपके साथ, क्योंकि अभी हमारी लाइफ बड़ी तेजी से चल रही है और हम बहुत जल्दी लोगों से दूर होते जा रहे हैं। मैं आपसे व्यूअर्स पूछूंगा, आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपके ऐसे कितने खास दोस्त हैं जिनसे आप अपने मन की बातें कर सकते हो, दिल खोल के, बिना जजमेंट के। कितने लोग हैं? मैं
शर्त लगा के कह सकता हूँ किसी के पास भी एक दो लोग से ज्यादा लोग नहीं ईगो होंगे। बहुत बड़ी चीज होती है, लोग कहते हैं मैं क्यों बात करूं, मेरी बेइज्जती Ego हो भी जाएगी, नहीं, अब मेरी लोग- बेइज्जती हो अब जाएगी, लोगों के पास मेरी time इज्जत चली नहीं, जाएगी। चिराग जी, टाइम की बात वो नहीं है। रील देख रहे हैं बैठ के, वो फोन करके अपने दोस्त को नहीं पूछ सकते बचपन के कि ऐसा क्या नहीं कर है, रहा है। ऐसा नहीं है। आपने अपने बचपन के नहीं, दोस्त से कब बात की थी? फॉर एग्जाम्पल उन्होंने ये सुसाइड नोट में लिखा है कि हमने अपने परिवार रिश्तेदारों से मदद मांगी लेकिन किसी ने दी नहीं। क्यों? उसके बाद बंदा बार बार नहीं मांगेगा नहीं, मदद। एक मिनट, एक बार मांग सकता है, दो बार मांग सकता है, लेकिन तीसरी बार उसकी भी ईगो आ जाती है कि छोड़ो यार, जब मेरी कोई अच्छा, मदद नहीं कर रहा। एक बंदे ने मदद की ना, वो जो उनका पड़ोसी थाने की, उन्होंने ही गाड़ी निकाल के दी ना, किसी ने मदद भी की ना, तो आप नेगेटिव वे में इस स्टोरी को नहीं ले सकते। देखिए इसमें कोई एक बंदा हेल्प करने वाला भी था ना। उसने आप अपने लोगों नाम का पे इसमें गाड़ी क्या व्यू पॉइंट है जरूर बताइएगा। धन्यवाद।